हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु। अब हम हौसलों का सफ़र नॉवेल के 12 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ इट्स द 13th एंड द लास्ट चैप्टर। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। वर्दी वाला गांधी, आर.एस. प्रवीण कुमार। साल 2012। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से धवल हिमालय की चोटी को देख तेलंगाना की उस सीधे साधे कृषक की आंखें फैलती जा रही थीं। आंखों का यह फैलाव ढेर सारी हैरत और आशंकाएं समेटे हुए था। ये उस पिता की आंखें थी जो उस वक्त पास खड़ी गाड़ी में अपनी 14 साल की बिटिया को विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार देखने आया था। अगले 24 घंटों में तेलंगाना के एक छोटे से गांव से निकली वह असाधारण प्रतिभा की धनी पूर्णा इन ऊंचे कल्पनातीत पर्वत शिखरों से भी कहीं बहुत आगे, बहुत ऊंचे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की सबसे युवा महिला होने की गौरव यात्रा पर निकलने वाली थी। पिछले एक साल से भारत के सर्वाधिक प्रवीण पर्वतारोहियों के सानिध्य में पूर्णा ने एवरेस्ट पर झंडा गाड़ने के लिए तमाम तैयारियां की। लेकिन यह दार्जिलिंग की कोई आम चोटी नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट की चोटी थी। 8,848 मीटर ऊंची, बर्फीली और बुलंद बादलों के उस पार की एक ऐसी किंवदंती जिसने विश्व के कितने ही शूरवीरों के पराक्रम और कौशल को धराशायी किया था, जिसकी बुलंदी के सामने विश्व की तमाम ऊंचाइयां बौनी थीं, जिसने मानव जाति को चुनौती दे रखी थी। हाँ, वह एवरेस्ट था, जिसकी बर्फीली ऊंचाइयों ने न जाने कितने जिंदा दिल रणबांकुरों की असफलता उनकी लाश बनकर दबी हुई थी। एवरेस्ट पर झंडा गाड़ने का सपना देखना वीरता है तो इसे सच करके दिखाना चमत्कार। और यह बात भारतीय पुलिस सेवा 1995 बैच के आंध्र प्रदेश, जो कि अब तेलंगाना है, काडर के अधिकारी आर.एस. प्रवीण कुमार बहुत गहराई से समझते थे। 45 साल के इस पुलिस अधिकारी ने जीवन में संघर्ष सतत सर्वव्याप्त था। संघर्ष उनकी दैनंदिनी की सबसे अहम हिस्सा था और शायद उनकी प्रेरणा भी। अगर कुछ हुआ तो हम लाश वापस नहीं ला सकेंगे। एक आखिरी बार सोच लीजिए। बेटी है आपकी। उस खेतियर के भीतर उमड़ रहे पिता को देखकर प्रवीण से रहा नहीं गया। उस वक्त एक पिता दूसरे पिता से बात कर रहा था। जाने दीजिए साहब, अब वो हमारी ही बेटी नहीं, इस पूरे समाज और देश की बेटी है। उसका सपना हमारा साझा सपना है। अब किसी शक की जगह कहाँ। इस एक वाक्य ने उस अनपढ़ किसान ने प्रगतिशीलता की नई इबारत लिख दी थी। अगले दिन पूर्णा ने माउंट एवरेस्ट के लिए पर्वतारोहण शुरू किया। उसके माता पिता, दोस्त, प्रशिक्षक और पूरे तेलंगाना की निगाहें इस आरोहण पर थीं। इतिहास रचा जाने वाला था। लेकिन बेस कैंप पर खड़े इस पुलिस अधिकारी के लिए पूर्णा का यह सफ़र उसकी निजी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक था। पूर्णा की यह चढ़ाई न केवल विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर तक की थी, बल्कि भारतीय समाज में चिरकाल से चली आ रही जाति व्यवस्था के उस ढांचे पर भी थी, जिसकी जद में न जाने कितने होनहारों ने न जाने कितनी सदियों की गुमनामी झेली थी। पूर्णा का एवरेस्ट अभियान इस पूरी व्यवस्था के भीतर एक बड़ी सेंध थी। बकौल प्रवीण, पूर्णा की एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान हर दूसरे सेकंड हम बेस कैंप से जुड़े हुए थे। हमारी सांसों और मन में तमाम किस्म की आशंकाएं हिलोरे मार रही थी। बर्फीले तूफान से लेकर हिमस्खलन तक एवरेस्ट कब कौन सी चुनौती आपके सामने पेश करेगा आप नहीं जानते। अभी 2 दिन पहले ही 16 पर्वतारोहियों की लाशों का पता चला था और ऐसे में 14 साल की उस बच्ची ने शिखर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए थे। घबराहट तो लाजमी थी, लेकिन जब प्रतिभा जमीन से जुड़ी हुई हो, भीतर अदम्य साहस हो और सिर पर इस पुलिस अधिकारी जैसे जुनूनी व्यक्ति का हाथ, तो हर ऊंचाई छोटी हो जाती है और हर चोटी फतह। पूर्णा को इतिहास में दर्ज होना था और 14 साल की इस लड़की ने 48 घंटों के अपने आरोहण के बाद विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर भारत का झंडा और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करते ही बड़ी शान से इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवा दिया था। हालांकि पूर्णा के देश को पूर्णा की इस उपलब्धि का भान होने में अभी कुछ 6 वर्ष का समय और लगना था, जब मुंबई की माया नगरी में राहुल बोस नाम के अभिनेता निर्देशक ने उसकी इस असाधारण उपलब्धि पर फिल्म बनाना तय किया। उधर पूर्णा ने इतिहास रचा, इधर हैदराबाद के अपने ऑफिस में बैठे इस आईपीएस अधिकारी की आंखों में नमी और सीने में सुकून का गुबार फूट रहा था
और क्यों ना होता। तेलंगाना की इस जीवट लड़की की इस सफलता के पीछे प्रवीण कुमार का बड़ा हाथ जो था। इस अभूतपूर्व सफलता के पीछे की नींव तैयार करने में इस अधिकारी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पूर्णा भारत की सबसे कम उम्र की एक सफल पर्वतारोही का नाम भरी नहीं थी, बल्कि वह आर.एस. प्रवीण कुमार की धवल प्रशस्ति संघर्ष गाथाओं में से एक है। जिस देश में एक पुलिस अधिकारी की छवि अजय देवगन और सलमान खान अभिनीत कुछ चलताऊ मसाला फिल्मों और घूस अथवा फेक इनकाउंटर में फंसे किसी अधिकारी के दम पर बनती हो, वहां कोई पुलिस की वर्दी में सामाजिक बदलाव के लिए जमीनी स्तर पर सालों से डटकर व्यवस्था और सामाजिक अस्पृश्यता से लोहा ले, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। बहरहाल, भारत जैसे देश में जहाँ जाति एक कटु किंतु ज्वलंत सामाजिक सच्चाई है, जहाँ आज़ादी की इतने सालों बाद भी जाति हमारी सोच से नहीं जा सकी है, वहाँ आर.एस. प्रवीण कुमार जैसे संवेदनशील पुलिस अधिकारी ने सामाजिक समानता के लिए अपने हिस्से की जो लड़ाई लड़ी है, वह गोली और बंदूक की प्रचलित पुलिसिया छवि से कोसों दूर जाकर उन्हें वर्दी वाला गांधी बनाती है। यह किसी सुखद स्वप्न के जैसा ही है, जब दमित सामाजिक परिवेश में पला बढ़ा एक व्यक्ति पावर में आने के बाद फिर से उन्हीं दलित टोलों में जाकर जाति व्यवस्था की प्राचीन जहरीली जड़ों में मट्ठा डालने का काम करता है। बकौल प्रवीण, यह अपने अतीत और भविष्य के प्रति मेरी सोच ही है जो वर्तमान में किए जा रहे अपने कार्यों को करने के लिए मुझे प्रेरित करती है। मेरे अतीत की कुछ कड़वी यादें मुझे सामाजिक सच्चाइयों के बेहद करीब लाई हैं, और मेरा वर्तमान में किया गया काम शायद भविष्य में सामाजिक बदलाव ला सकेगा। यह कहते हुए प्रवीण की आंखों में कोई क्रांतिकारी क्रोध नहीं, ना ही कोई दार्शनिक चमक है। अगर कुछ है तो बस एक स्थिर, निष्काम और निश्चिंत कर्म भाव, एक सुखद शांति जिसकी प्राप्ति उन्हें अब तक अपने काम को सही तरीके से करने से हुई है। 23 नवंबर 1967 को नल्ला-मला पहाड़ियों के सुरम्य वातावरण के बीच बसे उस छोटे से अनजान गांव आलमपुर में आर.एस. प्रवीण कुमार का जन्म एक दलित परिवार में हुआ। माता पिता दोनों पेशे से शिक्षक थे, और यह सुखद था क्योंकि बचपन से ही प्रवीण ने पठन पाठन में खुद को जुड़ा हुआ पाया था। पहाड़ों की चिर नीरवता और असीम शांति के वातावरण में किताबों के साथ प्रवीण की दोस्ती हो गई थी, और आने वाले समय में यही जुड़ाव उन्हें सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित करने वाला था। लेकिन किताबों के बाहर की भी एक दुनिया थी, जिसके अपने अलग जड़ और अजीब से दस्तूर थे, जहां समाज कुछ रूढ़िवादी नियमों की उंगली पकड़े अपने अपने अछूत पैदा कर दे रहा था। यूं ही एक दिन बड़े होते हुए अपने गांव में माँ के साथ पानी के लिए अलग लाइन में खड़े रहने के दौरान फिर एक शाम पिता के द्वारा कुछ दलित बच्चों को घर बुलाकर पढ़ाने की तथाकथित जघन्य अपराध की सजा के तौर पर घर से बेघर हुए, और फिर कॉलेज में स्नानागार के दरवाजे पर जाति सूचक नाम लिखा देखते देखते प्रवीण का साबका इस समाज की कुत्सित जातिगत सच्चाई से हुआ। उनके चारों तरफ घृणा, असहिष्णुता और शंका व्याप्त थी, और नवयुवक के दिलो दिमाग पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ना ही था। लेकिन उन्होंने इससे लोहा लेने के लिए अपने अलग हथियार और अलग रास्ते चुने। एक ऐसे दौर में जब दलित समुदाय के लोगों ने तथाकथित उच्च जातियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से लड़ने के लिए हिंसा और बल प्रयोग का रास्ता अख्तियार किया, प्रवीण का सारा समय आंध्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में ज्योतिबा फुले और अंबेडकर की किताबों के पन्ने उलटते पढ़ते हुए बीत रहा था। महीनों के अथक अध्ययन के बाद इस युवा के मन में एक बात स्पष्ट रूप से घर कर चुकी थी कि सामाजिक बराबरी गोलियों और गालियों के रास्ते नहीं, बल्कि शिक्षा और केवल शिक्षा के रास्ते ही आएगी। किसी भी सामाजिक परिवर्तन का प्रवर्तक होने से पहले खुद को शिक्षित कर सत्ता के सही पदानुक्रम में स्थापित करना महत्वपूर्ण होता है। इस बात को भली भांति समझते हुए आर.एस. प्रवीण ने सन 1995 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बाद भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की। जल्द ही आंध्र प्रदेश की एक कद्दावर पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी छवि स्थापित हो गई। एक ऐसा पुलिस अधिकारी जो अपने चैम्बर के बाहर सुबह सुबह मैदान के 20 चक्कर लगाने के दौरान अपने सहकर्मियों से ब्रीफिंग लेता है। एक ऐसा पुलिस अधिकारी जो न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी सजग है। 2006 में इन्होंने कोसोवो में वॉर क्राइम के जांच अधिकारी के तौर पर अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दी। आलमपुर का वह छोटा सा लड़का जिसने कभी अपने पिता को अपनी जातीय पहचान के चलते घर से बेघर होते हुए देखा था, आज सत्ता के गलियारों का एक जाना माना चेहरा था। लेकिन यह संघर्ष निजता की सीमाओं को लांघकर बहुत पहले ही एक सामाजिक रूप ले चुका था।
एक पुलिस अधिकारी के तौर पर प्रवीण ने सामाजिक उत्पीड़न और शिक्षा के अभाव के बीच में महीन रास्ते को करीब से देखा था। उन्होंने शिक्षा के अभाव न जाने कितने परिवारों को बर्बाद होते हुए भी देखा था, और यह सब उन्हें भीतर ही भीतर परेशान किए जा रहा था। प्रवीण कहते हैं, मेरे पिता गणित के एक बेहतरीन शिक्षक थे और वे अपने गांव के दलित बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना चाहते थे। उनका यह कार्य गांव की दबंग उच्च जातियों के जमींदारों को एकदम पसंद नहीं था। उस समय तो नहीं, पर भारतीय पुलिस सेवा में आने के बाद मुझे शिक्षा और उनकी मठाधीशी के कारणों का पता चला। जातिगत ऊंच नीच और अस्पृश्यता की जड़ें कुंद करने का सबसे सटीक रास्ता शिक्षा के गलियारों से होकर जाता है। दुर्भाग्य से इस मुल्क की शिक्षा व्यवस्था कुछ नीतिगत और कुछ ढांचागत समस्याओं से हमेशा ग्रस्त रही है, जिसकी वजह से समाज का एक बड़ा हिस्सा रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं बन सका। परिणाम स्वरूप असंगठित क्षेत्रों में कामगारों की दिहाड़ी बेहद कम है। शिक्षण संस्थानों में वर्ग आधारित प्रभुत्व और पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के प्रति भेदभाव को प्रवीण ने अपने अध्ययन के दौरान करीब से देखा था। भारतीय पुलिस सेवा में अपने योगदान के दौरान 2011 में प्रवीण कुमार ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना नामांकन कराया। हार्वर्ड में पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वदेश लौटकर प्रवीण ने तत्कालीन डीजीपी और मुख्यमंत्री के सामने पुलिस सेवा से निवृत्ति होकर दलितों और आदिवासियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सरकार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह एक अभूतपूर्व छलांग थी, जहां वे अपने परंपरागत कार्य क्षेत्र से इतर शिक्षण में अपना हाथ आजमा रहे थे। शुरुआती समस्याओं के बाद उन्होंने बतौर राज्य सचिव तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी का गठन किया। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस सोसाइटी का मूल उद्देश्य राज्य की अनुसूचित जाति और जनजाति के निम्न आय वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय आवासीय विद्यालय स्थापित करना था। स्वयं प्रवीण के ही शब्दों में, हमारी इस योजना के क्रियान्वयन में हमें तमाम मुश्किलों से दो चार होना पड़ा था। योजना के शुरुआती दौर में विद्यालयों के कमरों से लेकर शिक्षकों के उत्साह तक इन सभी क्षेत्रों में बेहद सुधार की गुंजाइश थी। विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों का रवैया बेहद कठोर और तनावपूर्ण था। इसके अलावा इन विद्यार्थियों के माता पिता से उनके पठन पाठन के संदर्भ में किसी तरह का कोई विमर्श नहीं किया जाता था। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए प्रवीण ने उन विद्यालयों में जाकर कैंपिंग की, छात्रों के साथ फर्श पर चादर बिछाकर सोए और शिक्षकों को उनके कर्तव्य बोध से परिचित कराया। शुरू में उनके साथ कार्यकारी संबंध स्थापित करना टेढ़ी खीर जरूर थी, लेकिन कुछ ही समय में प्रवीण के मित्रवत व्यवहार और कार्य के प्रति निष्ठा ने सबको इस मुहिम से जोड़ लिया था। इन विद्यार्थियों और शिक्षकों के पास एक रोल मॉडल का अभाव था, एक ऐसा रोल मॉडल जो उनको जातीयता और स्थानीयता की क्षुद्र सीमाओं से परे ले जाकर एक साझे कर्तव्य बोध से जोड़ सके। ऐसे में तेलंगाना के इन विद्यार्थियों के लिए एक सुखद बदलाव के जनक के रूप में प्रवीण कुमार का सामने आना हमारे समय की बेहद महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिसे भारत के सामाजिक इतिहास में उद्धृत किया जाना जरूरी है। यह उनका सटीक कार्य कौशल है, जिनके बलबूते तेलंगाना सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आज प्रदेश में इस सोसाइटी के 268 विद्यालय चल रहे हैं, जिनमें समाज के गरीब और दलित तबके के आने वाले हजारों विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास एवं अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसे सभी विद्यालयों अनुसूचित जाति से आने वाले बच्चों के लिए 74% तथा अनुसूचित जनजाति से संबद्ध बच्चों के लिए 6% आरक्षण की व्यवस्था है। इस सोसाइटी के तहत स्थापित विद्यालयों में 5वीं कक्षा से लेकर स्नातक तक की शिक्षा दी जाती है। प्रवीण की नज़र में शिक्षा सामाजिक बदलाव के लिए सबसे कारगर और अचूक हथियार है। पिछले कुछ वर्षों में इन विद्यालयों से निकले विद्यार्थी आईआईटी और एनआईटी में पहुंचे हैं, जो प्रवीण की माने तो इस योजना की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। इन संस्थानों से पढ़ने के बाद निम्न आय वर्ग के इन बच्चों को एक सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। यह सिर्फ उनकी निजी सफलता नहीं है, बल्कि दलित समाज के उत्थान और उनके आत्मसम्मान की दृष्टि से आर्थिक समानता की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसी क्रम में इन विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा पर अत्यधिक ध्यान देने के संदर्भ में प्रवीण का मानना है, वर्तमान वैश्विक संदर्भ में अंग्रेजी का ज्ञान व्यक्ति को कई सामाजिक बंधनों से मुक्त करता है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान वह डोर है जिसे पकड़कर उत्पीड़ित समाज के एक बड़े तबके ने मुक्ति की छलांग लगाई है। अपने विद्यालयों में गरीब तबके के इन बच्चों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा और इस भाषा में बोलचाल की ट्रेनिंग देने के लिए प्रवीण ने क्लास रूम व्यवस्था ईजाद की है, जिसके अंतर्गत बच्चों को बंद कमरे में आपस में अंग्रेजी बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस बारे में प्रवीण की निजी राय यह है कि ऐसी पृष्ठभूमि के बच्चे मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी अंग्रेजी से आक्रांत होते हैं और ऐसे में क्लासरूम के प्रयोग से यह मनोवैज्ञानिक समस्या काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है। जिस देश में अंग्रेजी भाषा को मानसिक गुलामी का हथियार बना लिया जाए, वहाँ जातीयता और आर्थिक पिछड़ेपन की इस दो मुही समस्या के निराकरण के लिए इस भाषा पर आधिपत्य बेहद जरूरी है। प्रवीण दलित शब्द के प्रयोग से परहेज करते हैं। इस शब्द में उनकी अपनी मान्यताएं हैं, जहां उन्हें लगता है कि ऐसे नामकरण समाज में व्याप्त जातिगत खाइयों को पाटने के बजाय फैलाने का काम करते हैं। उनके अनुसार दलित शब्द एक समुदाय विशेष पर थोपा हुआ श्रेणीकरण है, जिसके मूल में वही जातीय अवधारणाएं हैं जो समाज में अस्पृश्यता को पुष्ट करने का काम करती हैं। मेरी समझ में ऐसे नामकरणों से मूल समस्या के समाधान की दिशा में कुछ खास नहीं होता। इस नामकरण की मूलभूत अवधारणा के खिलाफ उन्होंने स्वएरोज नाम की एक सामाजिक मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें करीब 2 से 3 लाख लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। इस मुहिम से जुड़े लोगों ने अपने नाम के आगे एरोज टाइटल लगाया है, जिसका अर्थ होता है आकाश। प्रवीण की माने तो इस देश में अब तक हुई तमाम आर्थिक सामाजिक क्रांतियों में हाशिए पर का दलित समाज गायब रहा है। औद्योगिक क्रांति के दौर में ये फैक्ट्री मजदूर थे, हरित क्रांति के समय ये भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे और अब डिजिटल क्रांति के दौर में ये उन ऑफिसों के चौकीदार और रिसेप्शनिस्ट बनकर रह गए हैं। इन क्रांतियों ने इनके जीवन की गुणवत्ता को किसी भी तरीके से नहीं बदला है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें दलित कैपिटलिज्म की बुनियादी अवधारणा में भरोसा है। उनके अनुसार दलित समाज में अधिक संख्या में लोग अगर वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में जाकर धन अर्जित करें और वापस उस धनराशि का प्रयोग अपने समाज के उत्थान के लिए करें, तो इससे समाज में एक अर्थपूर्ण बदलाव आ सकता है। मैराथन और रस्सी कूद में दिलचस्पी रखने वाली इस 48 वर्षीय पुलिस अधिकारी ने आज तेलंगाना के करीब 1,70,000 बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने में जो महती भूमिका निभाई है, उसे देखकर संघीय सेवा के बुनियादी मूल्यों पर हमारा विश्वास और भी अधिक पुख्ता होता है। पूर्णा और उस जैसे कई और बच्चे बच्चियों को उनके सपनों की उड़ान देने में इस पुलिस अधिकारी ने पर्दे के पीछे रहकर जो भूमिका अदा की है, उसका ऋणी यह समाज और देश हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इस बारे में पूछने पर प्रवीण अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहते हैं, हमने उन्हें अपना अपना मसीहा चुनने और एक दिन अपना मसीहा खुद बन जाने का भरोसा देने की कोशिश की है, ताकि उन्हें पता चल सके कि देश की व्यवस्था उनके सपनों के आसमान को बंद नहीं बल्कि उनके सिर पर कई और आसमान ला खड़ा करने का मादा रखती है। इस मुहिम से प्रवीण के इतने गहरे जुड़ाव की वजह बेहद खास भी है। वे स्वयं भी ऐसे ही एक समाज कल्याण संस्था से पढ़कर आगे बढ़े हैं। 8वीं कक्षा के बाद से ही उन्होंने अपना समस्त पठन पाठन हॉस्टलों में रहकर किया है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इस व्यवस्था के सुचारू कार्यान्वयन के बारे में बारीक जानकारी है। अपने 22 वर्षों के कार्यकाल में ज़मीन से जुड़े रहकर इस बड़े स्तर पर सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जो कदम प्रवीण ने उठाए हैं, वे प्रशंसनीय हैं। उनकी उस मुहिम में तत्कालीन आंध्र और वर्तमान तेलंगाना सरकार से आशातीत सहायता मिली है। और इन सब के बाद आज भी जब धूप और पसीने से नहाया भारतीय पुलिस सेवा का यह कर्मठ अधिकारी मैदान के चक्कर लगाता है, तो उसके चेहरे पर अपने पिता के अधूरे सपने को इस तरह साकार होते हुए देख पाने की खुशी झलक आती है। यही खूबसूरती है संघीय सेवा की, जो व्यक्ति को अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं से परे जाकर समाज और देश हित में कार्य करने के लिए तमाम मौके देती है। एक ऐसे दौर में जहां सत्ता प्रतिष्ठान से गबन, लूट और भ्रष्टाचार की खबरें ही छनकर अखबारों के पहले पन्ने पर आती हैं, RS प्रवीण कुमार जैसे अधिकारी इस देश की राज व्यवस्था पर हमारे भरोसे को और मजबूत करते हैं तथा भारत के सुखद भविष्य एवं उत्तरोत्तर प्रगति के लिए नए आयाम रचते हैं।
उनके कलम से किया गया एक एक हस्ताक्षर और विवेक से लिया हुआ एक एक निर्णय चुनावी रैलियों में मौसमी नेताओं द्वारा लाए गए नारों से कहीं अधिक कारगर और बुलंद होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं कि एक एक करके हमने इस पूरी बुक को कवर कर लिया है। इस पूरे नॉवेल को एक एक चैप्टर में डिवाइड ऑडियो बुक के फॉर्म में पूरी बुक को पढ़ लिया है। तो अगर ये ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी हो, या ये सीरीज़ जो मैंने एक छोटी कोशिश की, अगर आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और बुक्स के ऑडियो बुक लेकर आऊँ तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और बुक या किसी और नॉवेल के साथ। सो तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही पढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।